यस, आज हम आपका क्वेश्चन नंबर 12 से देखेंगे। तो लेट अस सी योर क्वेश्चन नंबर 12। इक्विटी शेयर होल्डर फंड इज ₹1 लाख, ROE रिटर्न ऑन इक्विटी इज 20%, dividend payout ratio is 40%. If dividend payout ratio 40% is given, so it means your retention ratio will be 60%. The calculate the growth rate, इसमें ढंग से देखना, आप चेक करना। Calculate the growth rate assuming ROE and payout ratio remain the same, ignore DDT. ओके, क्वेश्चन में सिर्फ ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने को बोल रहा है। तो जब आपको ग्रोथ रेट कैलकुलेट करना है तो यहां पर आपके पास ROE है क्वेश्चन में। अगर ROE है क्वेश्चन में तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? R इंटू बी। R का मतलब रिटेंशन रेशियो और B का मतलब ROE। तो अगर इसमें डिविडेंड पे आउट रेशियो 40% है तो रिटेंशन रेशियो 60% हो जाएगा। तो ROE हमारा 20% है और रिटेंशन रेशियो 60% है। तो 20% का मतलब 20 का 60% यू विल कैलकुलेट। तो व्हेन यू विल कैलकुलेट 20 का 60%, इट विल बी 12। तो दैट इज योर ग्रोथ रेट 12%। हम आंसर चेक कर सकते हैं। योर G विल बी इक्वल्स टू 12%। आई बिलीव ये तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो दैट इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड योर क्वेश्चन नंबर 12। नाउ लेट अस रीड योर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। द फिनकॉन लिमिटेड is planning an equity issue in their current year. It has an expected earning per share EPS of ₹25 and proposed to pay a dividend of ₹15 per share at a current year end. Okay, at the current year end. तो इसका मतलब current year के end में बोलने वाले, इसका मतलब it is your D1, ठीक है, with a PE ratio of 8। प्लीज इसको आप करेक्ट करना, ये पीई रेशियो ऑफ जो बी लिखा हुआ है वो बी नहीं है, पीई रेशियो ऑफ 8 होगा। इट वांट टू ऑफर द इशू एट मार्केट प्राइस। द फ्लोटेशन कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी 10% ऑफ द इशू प्राइस। डिटरमाइन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर, दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर का मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी बिफोर इशू एंड आफ्टर द इशू, ठीक है। तो अब हमें क्वेश्चन में पहले ईपीएस है और डीपीएस है। तो आई बिलीव हम ग्रोथ रेट का फॉर्मूला लगाएंगे पहले, ईपीएस माइनस डीपीएस अपॉन P0, जिससे हमारी ग्रोथ रेट कैलकुलेट होगी। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दैट ग्रोथ रेट, राइट? यस, नाउ वी विल कैलकुलेट योर ग्रोथ रेट फर्स्ट ना। तो हमारे पास ईपीएस 25 है, डीपीएस 15 है, बट प्राइस निकालना है हमको, तो पी रेशियो गिवन है। पी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? एमपीएस अपॉन ईपीएस। पी रेशियो क्या मेजर करता है कि व्हाट इज योर प्राइस ऑफ द शेयर एज कंपेयर टू योर अर्निंग्स। आपकी अर्निंग्स के कंपैरिजन में आपका प्राइस क्या है, वो आपका पी रेशियो होता है। तो हमारे पास पी रेशियो 8 है और ईपीएस हमारे पास 25 है। तो 25 इंटू 8 आप मार्केट प्राइस निकाल सकते हो इक्विटी शेयर्स की, एंड दैट मार्केट प्राइस विल बी 200। 25 इंटू 8, तो मार्केट प्राइस भी आ गई आपके पास। तो 25 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 200 यू विल डू। तो 25 माइनस 15 10 डिवाइड बाय 200 विल गिव यू 5% का ग्रोथ रेट। ये हमने निकाला ग्रोथ रेट फॉर एग्जिस्टिंग शेयर, बिफोर इश्यू के लिए निकाल दिया हमने ये, ठीक है। अब आपने जब ये ग्रोथ रेट निकाल दिया, अब आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना, के निकालना है। तो फॉर्मूला विल बी D1 अपॉन P0, यानी 15 अपॉन 200 इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट का 5%। तो जब आप ये करोगे, दैट इज योर 15 डिवाइडेड बाय 200, तो ये आ गया इंटू 100, तो आपके पास आ गया 7.5 प्लस 5, तो आपके पास 12.5 आंसर आ गया। अब यही सेम हम, ये तो बिफोर इशू की बात करी, अब हम जब आफ्टर द इशू की बात करेंगे, जब हमें के निकालना है, तो पहले वापस से हमें ग्रोथ रेट निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस बार ग्रोथ रेट का फॉर्मूला हो जाएगा ईपीएस माइनस जीपीएस अपॉन एनपी, नेट प्रोसीड्स आ जाएगा आपके पास, क्योंकि आपके पास फ्लोटेशन कॉस्ट भी है 10% का। तो व्हेन यू विल डू दैट, तो ईपीएस और ये तो यही रहेगा, मगर नीचे जब आप डिवाइड करोगे तो 200 का 180 हो जाएगा वो। तो दैट विल बी योर 10 अपॉन डिवाइडेड बाय 180, ये आएगा आपका ग्रोथ रेट का आंसर इंटू 100। 5.55 विल बी योर ग्रोथ रेट। और जब हमें वो फॉर्मूला लगाना है तो वो फॉर्मूला भी यही लगेगा, दैट इज योर 15 डीपीएस डिवाइडेड बाय 180 इंटू 100।
8.33 प्लस 5.5555, दिस वन यू विल टेक, राइट। तो आपके पास 13.88 का आंसर आ जाएगा आफ्टर इश्यू वाले का। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 12, 13 देखते हैं हम। तो पहले तो देखो आपको पी रेशियो 8 गिवन था, तो एमपीएस अपॉन ईपीएस इक्वल्स टू 8, तो आपने 25 इंटू 8 मार्केट प्राइस निकाल लिया 200। फिर आपके पास नेट प्रोसीड्स 180 आ गया, तो एग्जिस्टिंग शेयर के लिए निकाला तो 5% ग्रोथ रेट आया और 12.5 आंसर आ गया। और जब न्यू शेयर्स के लिए निकाला तो ग्रोथ 5.56 जो मैंने आपको बताया, और आपका आंसर 13.89 आ गया। तो दैट इज हाउ यू हैव सॉल्व्ड योर क्वेश्चन नंबर 13 ऑल्सो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये और बहुत जल्दी भी हो जाते हैं। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ XYZ लिमिटेड डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। WACC निकालने को बोल रहा है हमको इस कैपिटल स्ट्रक्चर से। तो अब हमारे पास इसमें जो कैपिटल स्ट्रक्चर गिवन है उसमें इक्विटी शेयर्स 1 लाख गिवन है, 38 लाख। ओके, प्रेफरेंस शेयर्स हमें गिवन है 8 लाख, डिबेंचर्स हमें गिवन है 50 लाख, बैंक लोन लॉन्ग टर्म हमें गिवन है 18 लाख, बैंक लोन शॉर्ट टर्म हमें गिवन है 14 लाख और ट्रेड क्रेडिटर्स गिवन है 6 लाख। ठीक है, अब हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या है, तो दे हैव गिवन अस इक्विटी शेयर्स इंक्लूड द एग्जिस्टिंग 60,000 shares having the current market value of 40 per share and the balance is the net proceeds from the new current year नहीं होना चाहिए वो, it should be new current net proceeds from the new current year. Okay, a new current year issue price of the share is 40, flotation cost per share is 5. Okay, the projected EPS and DPS for the current year are 8 and 5 respectively. ठीक है, डिविडेंड इंडिकेटेड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज 16%, प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डिवेंचर इज 15.5%, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 15% लॉन्ग टर्म एंड 14% शॉर्ट टर्म, कॉर्पोरेट टैक्स इज 35%, मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज 8,50,000 एंड ऑफ डिवेंचर इज 50 लाख। ठीक है, ये तो हमारे पास मार्केट वैल्यू भी आ गई WACC निकालने के लिए। अब देखो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में सबसे पहले WACC जब हमसे पूछा है तो आप पहले तो स्पेसिफिक कॉस्ट निकालोगे। अब जब आपको स्पेसिफिक कॉस्ट निकालनी है तो हम स्पेसिफिक कॉस्ट इक्विटी शेयर्स की अलग अलग निकालनी पड़ेगी, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स की अलग निकलेगी और न्यू इक्विटी शेयर्स की अलग निकालोगे आप, क्योंकि आपके पास ये जो इक्विटी शेयर्स का गिवन है ना 1 लाख इक्विटी शेयर्स, इसके दो पार्ट्स होंगे। 60,000 तो आपके एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं और 40,000 आपके न्यू शेयर्स हैं, और 60,000 इंटू 40 24 लाख इसमें से एग्जिस्टिंग शेयर्स के, और रिमेनिंग 14 लाख जो 40,000 शेयर्स के हैं वो इंटू 35 करके आएगा, क्योंकि उसका 40 माइनस 5 35 रुपीज इंटू 40,000 करोगे तो आपके पास 14 लाख से आएगा। तो इसके दो पार्ट्स हो गए, इन दोनों की कॉस्ट अलग अलग निकालनी पड़ेगी। इसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स की निकालनी है, डिबेंचर्स की निकालनी है और लॉन्ग टर्म लोन्स की निकालनी है। शॉर्ट टर्म लोन और ट्रेड क्रेडिटर्स की ये हमारे लॉन्ग टर्म कैपिटल का पार्ट नहीं होते हैं, ये दोनों हमारी करंट लाइबिलिटीज का पार्ट है, तो इसकी हमें कॉस्ट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है फ्रेंड्स। तो हम कॉस्ट सिर्फ किसके लिए निकालते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल के लिए। तो हमें इसमें इक्विटी शेयर्स दो यानी एग्जिस्टिंग और न्यू, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स और बैंक लोन लॉन्ग टर्म के लिए निकालनी है। तो अब जब आप इक्विटी शेयर, पहले एग्जिस्टिंग की बात करता हूं मैं। एग्जिस्टिंग के लिए आपके पास ईपीएस डीपीएस तो 8 और 5 यानी 3 तो हो ही गया। ईपीएस माइनस जीपीएस ग्रोथ निकालोगे ना पहले, तो ईपीएस माइनस जीपीएस अपॉन एमपीएस यू विल डू 40, तो 3 अपॉन 40 दैट इज यू विल डू, यस you will do 3 divided by 40 into 100, तो you are getting 7.5%। ये एग्जिस्टिंग की ग्रोथ आ गई। अब एग्जिस्टिंग का फॉर्मूला लगाओगे तो ईपीएस हमारे पास डीपीएस हमारे पास 5 है, 5 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100 विल गिव यू 12.5% प्लस 7.5% ग्रोथ रेट का, तो 20 आपका के आ गया एग्जिस्टिंग शेयर्स का। ऐसे ही कई न्यू शेयर्स का निकालेंगे तो पहले तो ग्रोथ रेट भी नहीं आएगी, तो ग्रोथ रेट का इस बार फॉर्मूला हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 35 इंटू 100, जैसा अभी हमने करा था। नीचे नेट प्रोसीड्स लेना पड़ेगा, तो 8.57 आपकी ग्रोथ रेट आ गई। अब 3 डिवाइडेड बाय 35, सॉरी नॉट 3, 5 डिवाइडेड बाय 35 इंटू 100 प्लस 8 पॉइंट क्या आया था, ओहो चेक करना पड़ेगा मुझे,
3 डिवाइडेड बाय 35 8.57 था ना, तो अब 5 डिवाइडेड बाय 35 इंटू 100 दिस प्लस 8.51। अरे यार मैं भूल रहा हूं बार बार। 3 डिवाइडेड बाय 35 8.57 ये याद रखना है मुझे, है ना। और अब 5 डिवाइडेड बाय 35 इंटू 100 इज इक्वल्स टू दिस प्लस 8.57। तो आपका 22.86 न्यू इक्विटी शेयर्स की केई आ गया। आई बिलीव आपको ये समझ गया होगा, अभी करा था हमने ये, ठीक है ना। अब डिविडेंड इंडिकेटेड ऑन प्रेफरेंस शेयर 16%। तो हमारे पास जब अब प्रेफरेंस शेयर्स की बात करेंगे हम, तो आई बिलीव प्रेफरेंस शेयर्स 8 लाख से, मगर उसकी मार्केट प्राइस हमें दे रखी है 8,50,000, ठीक है। तो हम पूरे का ले सकते हैं। तो लेट अस कैलकुलेट दैट इज डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर 16% ना, तो अब हम उसको मार्केट प्राइस लेकर के ही करेंगे। तो हम कैसे करने वाले हैं उसमें, तो पहले तो 8 लाख का 16% यू विल कैलकुलेट, तो 128 डिवाइडेड बाय 8,50,000 जो भी आया इनटू 100 यू विल डू, तो 15.05 या 06% आपका प्रेफरेंस शेयर्स की भी कॉस्ट आ गई। आप चेक करते जाओ यार ये, हाँ देखो, पहले तो हमने एग्जिस्टिंग शेयर के लिए 7.5 और उसके लिए 8.57 निकाला, 20 और 22.86, यही मैंने अभी आपको बताया था। तो ये तो आपने स्पेसिफिक कॉस्ट निकाल दी इक्विटी शेयर्स के लिए। अब आप प्रेफरेंस शेयर्स के लिए आए तो 15.06 हो जाना चाहिए, 05 लिखा हुआ है, ये 15.06 हो जाएगा। आई बिलीव आप ये भी समझ गए। अब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, राइट। अब जब आपको कॉस्ट ऑफ डिबेंचर चेक करना है इसमें, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ डिबेंचर है 15.5% और डिबेंचर्स की वैल्यू आपको दे रखी है 50 लाख और ऊपर भी 50 लाख की है ना। तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं उसको, 50 लाख की है मेरे पास भी क्वेश्चन में, मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ 50 लाख की है साहब। तो अब हम इसको अब हम कर लेते हैं डायरेक्टली, तो 15.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.65 डायरेक्टली भी कर सकते हो। कॉर्पोरेट टैक्स 35% है, तो 100 रुपीज का डिबेंचर मानोगे तो ये आ गया 10.075, दैट इज योर परसेंट ऑफ यू नो केडी, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। ऐसे अब आप कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट भी निकालोगे, तो बैंक लोन जो लॉन्ग टर्म है वो 18 लाख का है और उसका 15% है, तो 15 इंटू 0.65, तो दैट विल बी योर 9.75। तो ये सब हमने स्पेसिफिक कॉस्ट निकाल दी, चेक कर लो आप, 10.075 और इसकी 9.75, ये सबकी स्पेसिफिक कॉस्ट आ गई। अब आप शेड्यूल बनाओगे, सोर्सेस, अमाउंट, अब इस बार अमाउंट में मार्केट वैल्यू लेनी है क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास मार्केट वैल्यू अवेलेबल है। तो सोर्सेस, अमाउंट, वेट्स, स्पेसिफिक कॉस्ट और WACC, ये 5 कॉलम बनाना है आपको। अब सोर्सेज में आपने जिन जिन के लिए निकाला है वो निकालोगे, मगर इक्विटी शेयर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, एग्जिस्टिंग शेयर्स और न्यू शेयर्स। एग्जिस्टिंग शेयर्स का वैल्यू हो जाएगा 24 लाख क्योंकि 60,000 इंटू 40 करके, और न्यू शेयर्स का वैल्यू आएगा आपके पास 40,000 इंटू 40। आप ये ध्यान रखना, उसमें भी करना तो मार्केट वैल्यू से ही पड़ता है, फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस नहीं करना है आपको उस टाइम वेट्स निकालने के लिए। तो इट विल बी 40,000 इंटू 40 एंड 60,000 इंटू 40, दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड और दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। तो देखो मैंने यहां पर लेकर के बताया 60,000 इंटू 40 और 40,000 इंटू 40, दैट इज व्हाट यू विल टेक फॉर द मार्केट वैल्यूज। एक बार ये दोनों का मार्केट वैल्यू आ गया तो प्रेफरेंस शेयर का मार्केट वैल्यू 8,50,000 आपको पता ही था, डिबेंचर्स का 50 लाख ही था और बैंक लोन का वही रहेगा 18 लाख ना बैंक लोन, हाँ ये लॉन्ग टर्म बैंक लोन 18 लाख है साहब, ये वाला 18 लाख से। तो इन सबको ऐड करके वेट्स निकाल लोगे, कॉस्ट निकालोगे और WACC आ जाएगा। तो दैट इज हाउ यू हैव कंप्लीटेड योर क्वेश्चन नंबर 14 ऑल्सो। इसमें नोट लिखवा दिए मैंने आपको 2, देखो ये रहे वो नोट कि इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन मार्केट वैल्यू वेट्स आर यूज्ड, क्योंकि मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में गिवन था। और दूसरा, शॉर्ट टर्म बैंक लोन और ट्रेड क्रेडिटर हैज बीन इग्नोर्ड एज दे आर पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स, दे आर नॉट पार्ट ऑफ योर लॉन्ग टर्म फंड्स। तो दैट इज हाउ फ्रेंड्स वी हैव कंप्लीटेड योर क्वेश्चन नंबर 14। नाउ आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 14 ना, अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आते हैं, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 9। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको आप बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में भी है, मगर बहुत अच्छा है अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो लेट अस रीड दिस क्वेश्चन नाउ।
ABC Limited has the following capital structure which is considered to be the optimum as on 31st March 2017. ये क्वेश्चन में बताया है कि ये हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है और ये कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है। ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमम का मतलब होता है बेस्ट। ऑप्टिमम का मतलब बेस्ट। बेस्ट का मतलब कि जब भी मुझे फंड्स चाहिए होंगे ना, तो मैं इसी कैपिटल स्ट्रक्चर के रेशियो में ही फंड्स को रेस करा करूंगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज योर ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब अगर सपोज करो अभी मेरे को 2 लाख रुपए है, तो उसमें से 30,000 मैंने डिबेंचर से करे हैं, 10,000 प्रेफरेंस शेयर से और 1,60,000 इक्विटी से कर रहा हूं। तो अगर मेरे को 2 लाख की जगह 4 लाख चाहिए होगा, क्वेश्चन बोलेगा दैट यू रिक्वायर द फंड्स ऑफ 4 लाख रुपीज, तो आप ध्यान रखना मैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर के थ्रू ही फंड्स को रेस करूंगा। तो वो कैसे रेस करूंगा मैं? तो 60,000 डिबेंचर्स के, 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स के और बचे हुए 3,20,000 इक्विटी शेयर्स से। दैट विल बी द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ये क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो आपको ये वाली बात समझ गई अभी कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? तो ऑप्टिमम वर्ड को अंडरलाइन करना अच्छे से। अब कंपनी शेयर एज अ मार्केट प्राइस ऑफ 23.6, नेक्स्ट ईयर डिविडेंड पर शेयर इज 50% ऑफ द ईयर 2017 EPS. The following is the trend of the EPS for the preceding 10 years which is expected to continue in future. ठीक है, ये ट्रेंड बता दिया आपको 1, 1.1, 1.21, 1.33, 1.46, 1.61, ये सब आ गया आपके पास ट्रेंड में। तो आई बिलीव व्हेन यू विल चेक दिस ट्रेंड 10% से ही बढ़ रहा है, मेरे हिसाब से वो 10 ही दिख रहा है। तो जब ये 10% से ही बढ़ रहा है तो आई बिलीव वो 10% आपका ग्रोथ रेट आ गया, पहली बात। तो फिर 2017 में आपका 2.36 है, इसका जो डिविडेंड पर शेयर है, नेक्स्ट ईयर डिविडेंड पर शेयर इज 50% ऑफ द ईयर 2017 EPS, तो इसका 2.36 का 1.18 आपका D1 हो जाएगा। मार्केट प्राइस आपके पास है ही सही, तो D1 अपॉन P0 इंटू 100 प्लस G जो आपने निकाली दी है वो KE के लिए। चलो आगे पढ़ते हैं। कंपनी इशूड न्यू डिबेंचर्स कैरिंग 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द डिबेंचर इज 96। हाँ, करंट मार्केट प्राइस 96 बता रखी है आपको, ठीक है। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर इज ₹9.2 विद द एनुअल डिविडेंड ऑफ 1.1 पर शेयर वर ऑल्सो इशूड। द कंपनी इज इन 50% टैक्स ब्रैकेट, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में फ्रेंड्स आपको बात क्या बताई है? प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बताया, प्रेफरेंस शेयर 9.2 रुपीज 9.2, ओके, रुपीज 9.2 पर आप प्रेफरेंस शेयर्स को इशू कर रहे हो ना। प्रेफरेंस शेयर रुपीज 9.2 विद द एनुअल डिविडेंड ऑफ 1.1 पर शेयर वर ऑल्सो इशूड। अब आप एक बात समझना फ्रेंड्स, ये 9.2 इसका मार्केट प्राइस है, क्योंकि 11% जब आप निकालते हो तो एनुअल डिविडेंड 1.1 कब आएगा? जब आप इसको 100 रुपए का मानोगे, सॉरी 10 रुपए का मानोगे, तो 10 रुपए का 11% निकालेंगे तो 1.1 जब भी तो आएगा ये। तो इसका मतलब ये जो प्रेफरेंस शेयर 9.2 गिवन है, तो ये क्वेश्चन में समझने वाली बात है कि 9.2 इज योर मार्केट प्राइस ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स। द कंपनी इज इन 50% टैक्स ब्रैकेट। कैलकुलेट आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ द न्यू डेट, ये नई डेट के लिए आपको बोल रहा है कॉस्ट निकालने के लिए। कॉस्ट ऑफ न्यू प्रेफरेंस शेयर्स, ओके। न्यू इक्विटी शेयर्स कंज्यूमिंग न्यू इक्विटी फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स, ओके। हम रिटेन्ड अर्निंग से न्यू इक्विटी शेयर्स के लिए भी आपको बोल रहा है कॉस्ट निकालने के लिए। तो पहले तो ये 3 कॉस्ट निकालनी है हमको, ठीक है। फिर बी पार्ट क्या बोल रहा है? कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन नो न्यू शेयर्स आर इशूड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड, हाउ मच कैन बी स्पेंट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर न्यू ऑर्डिनरी शेयर मस्ट बी सोल्ड assuming that retained earning for the next year investments are 50% of 2017, okay. D part, what will be the marginal cost of capital when the funds exceeds the amount calculated in C assuming new equity issued at 20 per share, okay. ये सब जो है ना B C D ये पार्ट्स मैं आपको समझाऊंगा, बट उससे पहले हम A वाला पार्ट करते हैं। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ न्यू डेट। तो न्यू डेट की बात करा तो न्यू डिबेंचर्स कैरिंग 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और कॉर्पोरेट टैक्स 50% है। तो 16 1 माइनस टी कर दोगे तो पहले तो आपके पास 8 आ गया। 8 डिवाइडेड बाय 96 कर सकता हूं मैं, 8 डिवाइडेड बाय, क्योंकि मार्केट प्राइस 96 है, तो 8 डिवाइड बाय 96 इंटू 100, तो मेरे पास 8.33
आपका कॉस्ट ऑफ डेट आ गया। अब कॉस्ट ऑफ न्यू प्रेफरेंस शेयर्स की बात करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर्स का एनुअल डिविडेंड 1.1 है, तो दैट इज 1.1 डिवाइडेड बाय 9.2 इंटू 100, तो आपके पास 11.96 ये प्रेफरेंस शेयर्स की भी कॉस्ट आ गई। अब हम बात करेंगे न्यू इक्विटी शेयर्स के लिए ना, न्यू इक्विटी शेयर कंज्यूमिंग न्यू इक्विटी फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं इक्विटी शेयर्स के लिए तो हमारे पास D1 कितना है 1.18, ठीक है। तो वी विल टेक दैट 1.18, ठीक है। D1 हो गया डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस कितनी चल रही है शेयर्स की, द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द डिबेंचर था वो तो शेयर 23.6 है, तो 1.18 डिवाइडेड बाय 23.6 इंटू 100, 5 प्लस 10, तो आपका 15% कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया। तो 8.33 कॉस्ट ऑफ न्यू डेट, 11 पॉइंट समथिंग जो आपने अभी चेक करा होगा वो आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और न्यू इक्विटी शेयर्स का 15%। अब हम आंसर चेक करते हैं पहले। तो पहले तो आपने डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिमम वेट्स 30,000 जैसे मैंने आपको बताया वो 2 लाख का वेट्स निकालिए कि आपका यही ऑप्टिमम वेट्स है, मतलब जब भी हमें कैपिटल रेस करनी होगी हम इसी रेशियो में कैपिटल को रेस करेंगे। अब आपको बताया कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ न्यू डेट, तो आपने वो 8.33 निकाल लिया। जब आपने ये फॉर्मूला लगाया तो 11.96 आ गया, यही हमने निकाले थे। और न्यू इक्विटी शेयर्स का जब आपने लगाया तो KE 15 आ गया। यहां तक तो आई बिलीव आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हमें ना इसके बी पार्ट पर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बी पार्ट क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछ रहा है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब WACC, व्हेन नो न्यू शेयर्स आर इशूड। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो जब आपने कोई नए शेयर्स इशू ही नहीं करे। तो अब देखो फ्रेंड्स, हर बार जब भी आपको क्वेश्चन में मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछते थे ना, तो क्वेश्चन में क्या होता था, आपको क्वेश्चन में कैपिटल तो गिवन होती थी कि 10 लाख की न्यू एडिशनल फंड्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, वो आपने रेस करे, उसका फिर आपको बता देगा इतना डिबेंचर से, इतना इक्विटी शेयर से, इतना प्रेफरेंस शेयर से, और फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछता था। तो उस टाइम तो हम क्या करते थे कि जो भी वो कैपिटल का मार्जिनल कैपिटल स्ट्रक्चर बताते थे हमको, जैसे 10 लाख रुपए में 30:70 का रेशियो होगा डेट और इक्विटी का, तो 3 लाख की डेट और 7 लाख का इक्विटी, ऐसे आपको गिवन होता था। तो आप उसके थ्रू पहले उसके वेट्स निकालते थे 0.3 और 0.7, और फिर उनको अपनी स्पेसिफिक कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते थे, और फिर जाकर के आप WACC निकालते थे। अब फ्रेंड्स वही सेम चीज अगर मैं इस वाले क्वेश्चन में बात करूं तो ये वाला क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से इसी पॉइंट पर डिफरेंट है कि यहां पर आपको बोल तो रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो, बट आपके पास क्वेश्चन में अमाउंट कितना रेस करा वो गिवन नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम, नाउ व्हाट वी विल डू, तो आई कैन से अब हम इसमें सोचेंगे कि भाई हमें वो अमाउंट रिक्वायर्ड क्यों होता था। हमें वो अमाउंट रिक्वायर्ड होता था क्योंकि हम उसके थ्रू वेट्स निकालते थे और फिर हम स्पेसिफिक कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते तो WACC आता था। हमारे पास स्पेसिफिक कॉस्ट तो है जो भी आपने निकाली, कॉस्ट ऑफ न्यू डेट, कॉस्ट ऑफ न्यू प्रेफरेंस शेयर्स और कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स, वो तो आपने निकाल लिया अभी। बट आपको अब अमाउंट नहीं गिवन है, बट इस क्वेश्चन में ये डिफरेंस है कि इस क्वेश्चन में ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बोला था। जब क्वेश्चन में ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर आपको ये गिवन है ही सही, ये है ही सही, तो इसका मतलब चाहे आप मार्जिनली कितने भी अमाउंट को रेस करो जो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट वो रेस इस ही रेशियो में होगा, तो उनका वेट्स ये ही रहेगा। हमें मार्केट वैल्यू वेट्स तो लेने ही नहीं होते मार्जिनल कॉस्ट में, मार्जिनल वेट्स ही लेने होते हैं, और मार्जिनल वेट्स तो हमेशा बुक वैल्यू जैसे आप रेस करो उसी बेसिस पर आते हैं। तो वो हम ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर जब यही रखने वाले हैं, इसी टाइप का स्ट्रक्चर होगा, तो कितने भी फंड्स रेस करो आप इसी रेशियो में आपको रेस करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब हमारा जो मार्जिनल वेट्स हो जाएंगे वो यही हो जाएंगे। ये टोटल 2 लाख है ना, तो 2 लाख का पॉइंट ये आ गया ना, तो दैट विल बी योर आई थिंक 0.15
फिर ये आ जाएगा आपके पास 0.05 और ये 0.8। आप इसी रेशियो में फंड्स को रेस करोगे। अब क्वेश्चन में कोई बोलेगा सर बट इसमें तो बोला है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बट नो न्यू शेयर आर इशू। अरे हाँ फ्रेंड्स, न्यू शेयर इशू नहीं करे, मगर इक्विटी जो है ना, इक्विटी वो रिटेन्ड अर्निंग के फॉर्म में आ रही है। इक्विटी, न्यू इक्विटी शेयर देखो क्या बताया, कंज्यूमिंग न्यू इक्विटी फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग, इसलिए उसमें बोला है कि नो न्यू शेयर आर इशूड। तो जो आपने कॉस्ट निकाली और ये वेट्स लोगे, मार्जिनल वेट्स भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका सेकंड का आंसर आ जाएगा। दैट इज योर दिस 0.15, 0.05 और 0.8 ये लेंगे हम, और इनको अपनी स्पेसिफिक कॉस्ट जो आपने निकाली उससे मल्टीप्लाई करोगे तो WACC आ जाएगा बी का आंसर। कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन नो न्यू शेयर्स आर इशूड। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ, व्हेन नो न्यू शेयर्स आर इशूड, तो इसका मतलब यही है कि वो जो इक्विटी था ना, देखो क्वेश्चन में थर्ड पार्ट में इसीलिए मेंशन था कि न्यू इक्विटी शेयर्स का निकालो जो कि कंज्यूम हो रहे हैं न्यू इक्विटी फ्रॉम रिटेन अर्निंग। तो इसमें अभी हमने न्यू शेयर्स इशू नहीं करे, बट हमने ये जो रिटेन अर्निंग था वो ही यूज करके इक्विटी यूज करा है। तो आप WACC निकाल लोगे। समझ में आया आपको ये बात? यही कैपिटल स्ट्रक्चर क्यों लिया हमने, यही वेट्स क्यों लिए, क्योंकि ये ऑप्टिमम है। अगर क्वेश्चन ऑप्टिमम नहीं देता और ये कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं होती तो हम वापस से अजम्पशन लेते हैं कि जैसा कैपिटल स्ट्रक्चर एग्जिस्टिंग है वही कैपिटल स्ट्रक्चर आपका ऑप्टिमम है। बट जब पहले से ही क्वेश्चन में ऑप्टिमम मेंशन कर दिया तो इसका मतलब हर बार कैपिटल रेस करोगे तो इसी रेशियो में रेस करोगे। तो वो यूज आया हमें मार्जिनल वेट्स निकालने के लिए। तो देखो फ्रेंड्स, ये बी पार्ट भी उन्होंने ऐसे कर दिया सॉल्व। ये क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन नो न्यू शेयर्स आर इशूड। तो डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स, उनका ऑप्टिमम वेट्स ही लिया हमने, और फिर हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिया जो आपने कैलकुलेट करा था, मल्टीप्लाई कर दिया तो WACC आ गया। अब इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपका थर्ड वाला पॉइंट आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड वाले पॉइंट में क्या पूछा है, हाउ मच कैन बी स्पेंट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर न्यू ऑर्डिनरी शेयर्स मस्ट बी सोल्ड assuming that retained earning for the next year investments are 50% of 2017। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है आपको कि आप हमें ये बताओ कि कितना स्पेंड करोगे आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट में जब आप कोई न्यू इक्विटी शेयर्स इशू नहीं कर रहे हो। तो कोई बोलेगा सर क्या है ये, समझ ही नहीं आ रहा। मैं समझाऊंगा ना, धीरे धीरे समझेंगे। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, देखो मैं आपको समझाता हूं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखो मैंने आपको बताया कि हम जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं वो दो टाइप से कर सकते हैं ना फ्रेंड्स। एक तो खुद के पास के पैसे हो, रिटेन अर्निंग्स हो, तो हमने वो इन्वेस्टमेंट कर दिया, या हम बाहर से पैसा रेस करके फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आप ये बताओ कि आपने जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करा वो कितने का करा अगर आपने कोई न्यू इक्विटी शेयर्स रेस नहीं करे। तो आप कोई बोलेगा कोई न्यू इक्विटी शेयर्स रेस नहीं करे, इसका मतलब, अरे इसका मतलब यह कि हमने हमारी रिटेन्ड अर्निंग को इन्वेस्टमेंट करा होगा ना। तो अब आपकी रिटेन्ड अर्निंग कितनी रही है आपके पास, तो आई बिलीव 2017 में आपका 2.36 जो आपका EPS है वो आपके 10,000 इक्विटी शेयर्स का है। तो पहले तो 2.36 के दो पार्ट, 1.18 डिविडेंड पे आउट और 1.18 रिटेन्ड। तो 1.18 पर शेयर आपने रिटेन करा, मल्टीप्लाइड बाय 10,000 का इक्विटी शेयर। तो 1.18 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 इक्विटी शेयर्स करोगे तो 11,800 रुपए आ गया आपके पास रिटेन अर्निंग का, जो आपने फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए रखा। बट कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर में डिबेंचर 0.15, प्रेफरेंस शेयर 0.05 और इक्विटी 0.8 होता है। इसका मतलब ये जो 11,800 रुपए रिटेन अर्निंग के फॉर्म पर जब कोई न्यू शेयर इश्यू नहीं करे और आपने इन्वेस्टमेंट करा होगा तो ये 11,800 तो 80% ही है, और टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 11,800 को डिवाइडेड बाय 80%, यानी 14,750 रुपए
आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जब आप कोई शेयर्स इश्यू नहीं करोगे, बट ऐसा थोड़ी लिखा था कि डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू नहीं करोगे, सिर्फ इक्विटी शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स इश्यू नहीं करे होंगे। तो डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स तो हमेशा आएंगे, बिकॉज हमारा ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है। तो आपका आंसर सी पार्ट का, हाउ मच कैन बी स्पेंड फॉर द कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर न्यू ऑर्डिनरी शेयर मस्ट बी सोल्ड, assume the retained earning for the next year investment are 50% of 2017। तो आपका आंसर आएगा 14,750 या 850, क्या निकाला था आपने? 11,800, हाँ 14,750 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया कैसे करा हमने? इसमें रिटेन अर्निंग निकाली, 11,800 रुपए आ गई। रिटेन अर्निंग कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट का 80% होता है, क्योंकि हमारा ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर यही बोलता है। तो हमने उसको 11,800 को डिवाइड कर दिया 80% से, तो हमको पता पड़ेगा कि हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट टोटल 14,750 किया, जिसमें से 11,800 की आपकी इक्विटी थी, फिर उसका 0.05 प्रेफरेंस शेयर्स आ जाएगा और 0.15 डिबेंचर्स आ जाएगा। इस तरीके से आपने आपका इन्वेस्टमेंट करा है। चलो, तो ये हमारा सी पार्ट भी हो गया। अब लास्ट पार्ट की बात करते हैं, डी पार्ट की। व्हाट विल बी द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल when the funds exceed the amount calculated in C, assuming new equity is issued at 20 per share। ठीक है, अब वापस से आपको WACC पूछ रहा है, तो जब भी WACC पूछा तो आपका जो वेट्स हैं वो तो सेम ही रहेंगे। इक्विटी के प्रेफरेंस शेयर्स का, मतलब इक्विटी का 0.8, प्रेफरेंस शेयर्स का 0.05 और डिबेंचर्स का 0.15। वेट तो ऑप्टिमम ही है क्योंकि, बट यहां पर जो हम फंड्स रेस कर रहे हैं वो न्यू इक्विटी के लिए थ्रू रेस कर रहे हैं 20 पर शेयर, 20 रुपए पर आपने शेयर को इश्यू करा है। तो आपका जो 1.18 तो आपका 2017 का वो ईपीएस, वो डीपीएस तो वही रहेगा 1.18। इसको आप डिवाइड कर दोगे 20 रुपए से, तो 0.59 यानी 5.9 प्लस 10%, यानी आपका 15.9 आपकी इक्विटी की कॉस्ट आ गई इस बार। बस यही इतना सही चेंज है। तो इक्विटी कॉस्ट 15.9 ले लोगे, वेट तो 0.8 ही लोगे, बाकी वो दोनों तो डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर्स के तो वही कॉस्ट है। फिर आपका आंसर निकाल दो। देखो क्वेश्चन में बताया कि ये 50% ऑफ 2017, तो हमने 1.18 लगाया, तो रिटेन अर्निंग 11,800 आ गया। वो 80% 100% इन्वेस्टमेंट 14,750 आ गया। और इसके बाद न्यू के 15.9 निकाल दिया, तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर तो वही था, फिर ये 8.53 वो लिख दिया और 15.9 निकाल के न्यू कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल दिया 14.57। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपने आपका ये क्वेश्चन नंबर 9th भी कर दिया। अब हमको इस चैप्टर के दो ही क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। इसके बाद जो 17 मैं आपको पहले ही करवा चुका हूं, एंड आई बिलीव हमें 18th भी करना होगा क्या? हाँ, एक 18th और करना है। तो 15, 16, 18 हमें और करने हैं, क्योंकि 19 से हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो कैपिटल स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो अब हम ये 15, 16 और 18 आपके नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे फ्रेंड्स।